हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स के परमे नंबर 50 को करने वाले हैं। आज हमारा लास्ट परमे है और जितना भी इम्पोर्टेंट परमे था शुरू से लेकर के हम आपको अंतिम तक करा दिए। इसके अलावा निर्णय भी करा दिए, मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो भी करा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ा रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, परमे नंबर 50 क्या कहता है। कहता है पाइथागोरस के विपरीत परमे है। तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन ना लिख करके आया एग्जाम में, सेंटअप या बोर्ड में लिखा रहेगा पाइथागोरस के विपरीत परमे को सिद्ध करें। इसका क्या है विपरीत परमे, थोड़ा समझते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यदि अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान हो तो प्रथम भुजा के सामने का कोण समकोण के क्षेत्रफल के समान होगा। क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बात बोला गया वही करेंगे। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित ये परमे है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले आप एक छोटा सा नाप ले लीजिए। अपने मन से आप कोई भी नाप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा नाप ले लेते हैं, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का आप एक नाप ले लीजिए। हमने एक लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का नाप खींच लिया, ठीक है। अब एक लगभग 3 से 3.5 सेंटीमीटर का नाप खींच लीजिए, इसको मिलाने तक यहाँ से ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। ये भी हो गया। अब इन दोनों रेखाओं को मिला दीजिए। अब हम ऐसे करके इन दोनों रेखाओं को मिला देते हैं, तो ये एक हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पिछला परमे से संबंधित परमे ही ये जस्ट है, समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी का तरह इमेज बनाएंगे। आपके किताब में कुछ और नामकरण होगा, मेरा कुछ और होगा, तो घबराइएगा मत, बोलिएगा किताब में अलग है आपका अलग है, एकदम टेंशन लेने का कोई बात नहीं। यहाँ हम नाम देंगे ए। क्यों नाम देंगे आपको सब कारण बताएंगे। हम पिछला परमे का तुलना में इसको सिंपल सा आपको करना चाहते हैं, ताकि पिछला परमे जब आप समझिएगा और मेरा 49 नंबर परमे देखने के बाद आप 50 देखिएगा तो आपको नाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसीलिए दोनों नाम सेम कर दिए। ये 50 नंबर परमे आपके किताब में अलग अलग नाम दिया गया, यहाँ पर मान लीजिए ए दिया गया, यहाँ बी दिया गया, यहाँ सी, लेकिन हम पिछला परमे जैसा ही इसका नामकरण किए। ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, ठीक है। चलिए एक स्टेज हो गया मेरा, चित्र बना लिए। सबसे पहला काम प्रदत्त, मतलब कि क्या दिया गया, तो वही वाला हम लोग लिखते हैं। आप जानते हैं प्रमेय में 4 चीज़ होता है, प्रदत्त, प्रमाणित करना, रचना और प्रमाण, ठीक है। क्या प्रमाणित करना वो 2 नंबर पे रहता है, तीसरा नंबर पे रचना और चौथा नंबर पे प्रमाण। तो सबसे पहला नंबर पे प्रदत्त। प्रदत्त में क्या लिखेंगे, जो ये त्रिभुज के बारे में लिखे बनाए हैं वही लिखेंगे, ठीक है। चलिए जो बात दिया गया लिखते हैं कि त्रिभुज ABC की BC भुजा, ये त्रिभुज ABC है, इसकी BC भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं, शेष अन्य 2 भुजा, इसका लिख दिए, ठीक है, BC का। तो शेष 2 भुजा कौन बचा, AB और AC। तो AB और AC पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के समान होता है, योग के समान होता है या बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि अर्थात क्या कह सकते हैं कि अर्थात हमने क्या कहा है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सब समझाएंगे, देखते चलिए, बराबर क्या लिखे हैं, BC स्क्वायर। ये क्वेश्चन में कहा गया था। हम पहला लाइन तब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ में ना आए। देखिए किसी त्रिभुज में एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, 1 2 3, त्रिभुज में 3 भुजा, मान लेते हैं एक भुजा ये है, पहली भुजा, तो ये A है, इस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इस पर कोई वर्ग बना है, इसका क्षेत्रफल, यानी कि ये जो BC है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। शेष अन्य 2 भुजा, तो एक भुजा ये बची, एक भुजा ये, ठीक है। तो वही लिखे, देखिए त्रिभुज ABC की BC भुजा
पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष अन्य दो भुजा AB और AC पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ दें तो ये जो पहली भुजा थी BC इसके बराबर होगी। नहीं समझ में आया? अभी हम समझाते हैं। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, मान लीजिए एक रफली ऐसे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ नाम देते हैं A, यहाँ नाम देते हैं B, यहाँ नाम देते हैं C। ठीक है, मानते हैं ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, तो ये भुजा कितना होगा 5। बोलिएगा कैसे आपको पता चला, बताइए। देखिए अगर आप 3 का स्क्वायर करिए प्लस 4 का स्क्वायर करिए तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 5 के स्क्वायर के। कैसे? 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो देखिए 16 9 कितना हो गया 25 बराबर कितना हो गया 25। तो हम क्या कह सकते थे, हम कह सकते थे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। बस इतना सा बात था, क्वेश्चन में भी कहा गया था। तो AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर किसके बराबर है, दोनों का स्क्वायर जोड़ करके किसके बराबर है, अकेले BC के स्क्वायर के। पहला बात पूरा शिद्दत से समझा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रदत्त के बाद हमारा आता है प्रमाणित करना, कि क्या प्रमाणित करना वही हमको लिखना है। तो लिखते हैं प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है कि। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था प्रमाणित करने को, कह रहा था कि पाइथागोरस का विपरीत प्रमेय, और कह रहा था कि ये जो बराबर होगा तो प्रथम भुजा के सामने का कोण, तो ये है प्रथम भुजा कौन है BC, प्रथम भुजा कौन है BC, तो इसके सामने का कोण कौन है, ये वाला A। एंगल कहाँ बन रहा है, A पर। ठीक है, एंगल कहाँ पर बन रहा है, A पर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं BAC, या तो हम लोग लिख सकते हैं इसका दूसरा नाम CAB, लेकिन याद रखिएगा A बीच में रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल BAC बराबर क्या होना चाहिए, एक समकोण या 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। ये 5-6 का क्वेश्चन है। ये 2 नंबर समझ में आ गया प्रमाणित। अब आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये ना समझा दें हम। ठीक है, देखिए तो BAC कितना होता है, एक समकोण होता है। ये हमको सिद्ध करना है ना BAC। तो कैसे नाम लिख सकते हैं, या तो नाम CAB कहिए या तो BAC कहिए। ये कहाँ रहना चाहिए, बीच में। 3 गो नाम है, इसका बीच रहना चाहिए। तो BAC बराबर एक समकोण हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा काम है रचना का। चलिए रचना लिख लिए। अब देखिए रचना में क्या करते हैं, रचना में सिंपल सा काम है। रचना में सिंपल काम क्या करेंगे, देखिए रचना में क्या करेंगे, AC का बराबर एगो नाप लेंगे। क्या लेंगे, AC के बराबर एगो नाप लेंगे। तो चलिए AC जितना लंबा था उतना ही नाप लेंगे। एगो अंदाजा से जो AC लिए थे ना, लगभग 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ भी हम लगभग वही 5 सेंटीमीटर का बनाते हैं। हाँ देखिएगा, चलिए खींच लिए 5 सेंटीमीटर का, लगभग जितना नाप था AC के बराबर लिखें। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं कि AC के समान, यानी कि AC के बराबर इसका कुछ नाम दे देंगे। तो जिस तरह से ABC नाम दिए, तो उसी तरह से यहाँ पे नाम लिखेंगे D। यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, D। यहाँ ऊपर वाला E आएगा और यहाँ F आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे F। ठीक है, तो नाम लिखते हैं AC के समान DF सरल रेखाखंड खींचा, सरल रेखाखंड खींचा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ध्यान से देखते चलिए। अब क्या करेंगे, DF भुजा के D बिंदु पर एक लंब खींचेंगे। चलिए खींचते हैं। चलिए अब DF भुजा के D के बिंदु पर रख करके एक लंब खींचने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक लंब खींचते हैं, खींच दिए। ठीक है, तो लिखते हैं आगे का बात लिखते हैं कि DF भुजा के D बिंदु पर, कहाँ पर, D बिंदु पर लंब खींचकर उसमें से AB भुजा के समान। अब क्या करेंगे, AB भुजा के समान, इस भुजा के समान, AB भुजा के समान DE काटा। अब देखिए क्या करते हैं, इसके AB के बराबर, तो हम लोग क्या किए थे, तो DF भुजा के D बिंदु से, किस बिंदु से, D बिंदु से लंब खींचे थे। क्या खींचे थे, लंब। उसमें से AB भुजा के समान DE काटा। DE काटना है
तो डी ई मान लेते हैं यहाँ पर कोई कटान बिंदु आएगा, इसका नाम हम लोग बाद में दे देंगे ई। डी ई काटा, ठीक है, डी ई काटा एवं हम कंपास उम्पास का यूज नहीं करें, सिंपल सा बना दे रहे, एवं एक नाप बता दी उसी के अनुसार आप भी बना लीजिएगा। एवं ई व एफ को मिलाया, ई व एफ को मिलाया, यानी कि ऊपर में नाम क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई। डी एफ तो है ये था यहाँ पे, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब देखिए इसको मिला देंगे, उसका नाम दे देंगे हम लोग ई। यहाँ से मिला देते हैं और इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ई। तो एक त्रिभुज बन गया ए बी सी और रचना के अनुसार बनाए हैं डी ई एफ। रचना में यही था। फिर से एक बार रचना समझाएंगे, उसके बाद पूरा समझाएंगे। तो क्या कहते, ए सी के समानांतर डी एफ खींचे थे, पहला बात। दूसरा बात क्या कहते, डी एफ भुजा के समानांतर डी बिंदु पर रखकर, डी एफ भुजा के समान डी बिंदु पर रखकर ए बी के समान भुजा काटा, ए बी के समान भुजा काटा। एवं क्या किए थे, उसके बाद डी काटा, उसके बाद क्या किए, ई और एफ इन दोनों को हम लोग मिला दिए थे। फिर से एक बार शुरू से बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज एबीसी की, ये त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा पर बना वर्ग, जो इस पर बना वर्ग है, इसका क्षेत्रफल जो होगा अन्य शेष दो भुजा एबी और एसी के क्षेत्रफल के योग के समान होगा। कहने का मतलब है एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाला एक क्या है, समकोण है। इसका सामने वाला क्या होगा, समकोण होगा। ये हमको प्रमाणित करना है, क्योंकि पहली भुजा ये हो जाएगी, ठीक है। ये समान, इसका सामने वाला कोण 90 डिग्री, ए वाला, तो बी ए सी नाम दे दिए एक समकोण। ये रचना बता दी। अब आते हैं प्रमाण, जो इसका मेन है। आप इतना तक बना देते हैं एग्जाम में तो 3 नंबर आपको मिल सकता है। प्रमाण में देखिए क्या लिखते हैं, प्रमाण में लिखते हैं कि आपका लिखते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दिया गया। ये जो बात दिया गया था उसको लिखे। क्यों लिखे, सब कारण बताते हुए चलेंगे, बिना कारण का कुछ भी काम नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखे थे ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, वही चीज़ लिखे हैं, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, क्या आपको दूसरा चीज़ दिखाई दे रहा था, दूसरा त्रिभुज? बोलिएगा हाँ, दूसरा त्रिभुज अभी तो आप बनाए थे। अब एक बात मेरा ध्यान से पूरा शिद्दत से सुनिए। देखिए क्या हम यहाँ पर रफ में बताते हैं, ठीक है। ये जो एक बनाए थे ना, ये ऐसा, ये बनाए थे ए बी सी और एक इसका रचना में बनाए थे डी ई एफ, ठीक है। ये क्या बनाए थे, ए बी सी, और ये क्या बनाए थे, डी ई एफ, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि इसके समान एक रेखा खींचे थे, इसके समान खींचे थे कि नहीं? बोलिएगा हाँ। तो मान लीजिए यहाँ सी देखें, इसका मान लीजिए ये वाला रेखा मान लेते हैं 4 था, कितना था, 4। तो उस हिसाब से डी एफ भी कितना होना चाहिए, 4। क्यों? क्योंकि इसका समान रेखा खींचे थे, साफ साफ लिखे थे। ए सी के समान डी एफ सरल रेखा खींचा, ए सी जितना है उतने का तो डी एफ खींचे थे। मान लिए कि 4 खींचे थे, तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। एक चीज़ बराबर हो गया, एक चीज़ क्या हो गया, बराबर, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, डी एफ भुजा के डी बिंदु पर लंब खींचकर उसमें ए बी भुजा के समान, दूसरा काम भी तो किए थे, ए बी के समान। अगर ये 3 था तो मान लेते ये भी कितना होगा, 3। ये 4 है तो ये भी 4, अगर ये 3 है तो ये भी 3, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 5। समकोण त्रिभुज में तो सिद्ध करके आए हैं पर मैं, तो बोलेंगे अगर ये 5 है तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। तो कहने का मतलब है बी सी और ई एफ, अगर ए सी बराबर होता है डी एफ के, अभी रफ समझा रहे हैं, ए सी बराबर है डी एफ के, फिर ए बी बराबर है अगर डी ई के, तो क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि बी सी बराबर होगा ई एफ के। तो बोलिएगा ये तो बहुत बढ़िया बात बताए, वही चीज़ हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। देखते चलिए अभी, इसीलिए हम आपको रफ में भी बताएं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका बदले क्या लिख सकते हैं, दूसरा काम। तो दूसरा काम हम ऐसा लिख सकते हैं, बोलिएगा क्या भैया। तो हम दूसरा काम अगर ऐसे लिखना चाहें, बी सी के जगह हम लिख दें ई एफ का स्क्वायर, क्या लिख दें, ई एफ का होल स्क्वायर, इसको लिख दें। तो इसका दूसरा नाम देंगे, तो ए बी, ये वाला ए बी था, तो ए बी की जगह क्या लिख देंगे, डी ई, क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ए बी का स्क्वायर है तो ए बी का जगह में डी ई लिख सकते हैं, तो बोलेंगे डी ई का स्क्वायर प्लस ए सी, देखिए ये वाला है ए सी, ये वाला, तो इसका जगह पे डी एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई कारण पूछे आपसे तो बोलिएगा बता देते हैं, कारण ही ना बताना है, लीजिए बता दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, चूँकि देखिएगा ध्यान से, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए सी है वो बराबर है डी एफ के, तो लिखेंगे डी एफ बराबर है किसके, ए सी के,
ये वाला जो डी एफ है ये किसके बराबर है, ए सी के, एवं ये वाला जो डी ई है, कौन, डी ई, ये किसके बराबर है, ए बी के। इतना बात समझ में आ गया। तो जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं कि ये जो बी सी है इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बी सी का स्क्वायर है इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, बोलिएगा ठीक है। इसीलिए एंगल ई डी एफ, कौन सा एंगल, ई डी एफ, ये क्या हो जाएगा, एक समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समकोण। मेरा बात अगर पूरा समझ में आ रहा है तभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी क्या बताए थे, देखिए, अगर ये भुजा 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो कहने का मतलब बी सी और ई एफ क्या हो रहा है, तो बी सी और ई एफ बराबर हो रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पर एक समकोण बनता है, यहाँ पर पिछला प्रमेय में पढ़ के आए थे पाइथागोरस का, कि जो कर्ण है उसके सामने वाली भुजा कितनी होती है, तो आपका 90 डिग्री होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है और 3, 4, 5 में सबसे बड़ा तो 5 ही है। तो इस त्रिभुज का ही तो सिद्ध करना है, तो इसका डायरेक्ट नहीं ना लिख सकते, इसीलिए झूठ मूठ का एगो त्रिभुज बना के इसके बारे में बताएंगे, लास्ट में इसका बता देंगे कि इसके समकोण होता है। ठीक है, इसीलिए अभी इसका तुरंत नहीं बताना, ये तो हमको सिद्ध करना है, प्रमाण करना है, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। तो जब ई डी एफ एक समकोण हो गया, जब ई डी एफ एक समकोण हो गया, तो हम लोग बोल सकते थे जो बी सी है वह बराबर हो जाएगा किसके, ई एफ के। तो इसलिए बी सी बराबर हो गया ई एफ के। अब देखिए, अब 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का। अब देखिए, आंख मूंद के लिखते चलेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में आपको त्रिभुज ना दिखाई दे कोई बात नहीं है, हम हैं तो देखिए, त्रिभुज नहीं दिखाई देगा तो कोई बात नहीं है। यहाँ बी था, यहाँ ए था, यहाँ सी था, ठीक है, और यहाँ एक बना था, यहाँ क्या था, यहाँ ई था, यहाँ डी था, यहाँ एफ था। अभी हम तीनों बात तो अभी आपको बता के आए हैं, क्या कि एक चीज़ तो बराबर हो गया, बी सी बराबर ई एफ। तो हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो ए सी है वह बराबर है किसके, डी एफ के। यह जो ए बी है, ए बी, यह बराबर है किसके, डी ई के। और एक चीज़ हम लोग निकाल लिए कि जो बी सी है किसके बराबर होगा, ई एफ के। बोलिए, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है ये क्यों किए, तो सर्वांगसम करने के लिए। इस त्रिभुज का 3 भुजा, इस त्रिभुज का 3 भुजा, इस त्रिभुज के 3 भुजा के क्या है, बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं सर्वांगसम क्या है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। कारण बोलेगा कैसे बराबर हुआ, तो लिख देंगे साइड 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 के अनुसार। कैसे बराबर हुआ है, साइड 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 के अनुसार। ठीक है, तो अगर ई डी एफ एक समकोण था, अब तीनों देखिए, इस त्रिभुज का 3 भुजा, इस त्रिभुज का 3 भुजा बराबर हो गया, मतलब ई त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होने का मतलब इसका कोई भी भुजा, कोई भी कोण, इसका कोई भी भुजा, कोई भी कोण के बराबर होगा। आंख मूंद करके लिख दीजिए, इसका 3 बात, इसका 3 बात अगर बराबर हो जाए तो इसका कोई भी जिंदगी का बात, इसका कोई भी जिंदगी का बात बराबर हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए ये दो गो लड़का है, अगर इसका 3 गो बात बराबर हो गया, तो मान लीजिए इसको मिर्चा खाना पसंद है तो इसको भी मिर्चा खाना पसंद है, इसको हरा कलर का शर्ट पहनना पसंद है तो इसको भी पसंद होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का कोई ना कोई 3 बात बराबर हो गया। 3 बात बराबर होने से दुनिया का सब बात इन दोनों के बीच में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस, तो जैसे कि ई डी एफ एक समकोण हुआ था, तो हम लोग क्या बोल सकते, लिख सकते हैं, अगर ई डी एफ बराबर था एक समकोण के, तो हम लोग ई डी एफ के जगह ये जो जहाँ डी पे कोण बना है, ए का यूज कर सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल बी ए सी, ये भी क्या होगा, एक समकोण होगा, ये भी एक क्या होगा, समकोण होगा। बोलिए, इतना बात समझ में आया। अगर कोई पूछे कि क्यों समकोण है, तो एक और बात बता देंगे कि चूंकि ई डी है, जो ई डी है, चूंकि जो ई डी है वह डी एफ पर क्या है, लंब है। किस पर लंब है, डी एफ पर। अब भैया ये लंब का क्या चक्कर है, देखिए यहाँ पर ये जो बात किए थे डी, क्या बात किए थे, डी लंब है किस पर, डी एफ पर। इसका क्या चक्कर है, इसका मतलब होता है लंब। अगर लंब है तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, ये वाला कितना डिग्री का, अगर ये डी है
ई है, ई एफ है, तो ये लंब है, लंब कितना डिग्री का होता है 90। क्यों? क्योंकि ये पूरा कितना होता है 180, तो ये इतना दूर है तो ये कितना हो जाएगा 90। बस यही बात तो था। तो देखिए यहाँ पर ये वाला भी कितना हो जाएगा 90। सेम वही बी ए लंब हो जाएगा किस पर, ए सी पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब कारण वारण नहीं लिखना है, बस इसलिए लिख दीजिए एंगल बी ए सी बराबर एक समकोण, और यहाँ पे नीचे लास्ट में लिख देंगे प्रमाणित। बस सवाल ख़त्म हो गया मेरा। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रमेय समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय था, इसलिए बहुत समय लिए, लेकिन आपको हमने पूरी शिद्दत से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय था और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी यह प्रमेय निर्भर पहुँचे। ठीक है, अब क्या बोले, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।